वाराणसी में इंटरनेशनल डंका बज चुका है। इसी के साथ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा फिर से एक बार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। सीएजी ने एक स्कैम का खुलासा किया है जिसके बारे में हमारे देश का अपोजिशन भी बात नहीं कर रहा। दोनों के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन शुरुआत यहां पर करना चाहता हूं उन्नाव विक्टिम के साथ। काफी दिन से उन्नाव विक्टिम के सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, लेकिन अब कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। तालिबान कहता था क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में वैसी प्रोटेस्ट है जैसे कि 9/11 विक्टिम्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहा हो, लेकिन बीच में ओसामा बिन लादेन के सपोर्ट में प्रोटेस्टर्स सामने निकल कर आ जाए। मुझे लगता है बीजेपी और उनके सपोर्टर्स हर बार एक नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। पिछली बार हमने देखा था बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट्स थे उनको मालाएं पहनाकर स्वागतम किया गया था, एंड इस बार हम देख रहे हैं सेंगर के सपोर्ट में प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं। गलती से भी आप लड़की तो नहीं हो ना, क्योंकि अगर आप हमारे देश में लड़की हो तो ये देश छोड़कर के निकल लो, क्योंकि यहां पर कुलदीप सिंह सेंगर और बृजभूषण शरण सिंह के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया जाता है। और एक बार मैं जरा आपको बातें सुनवाना चाहता हूं। ये जो सपोर्ट में सेंगर के प्रोटेस्ट कर रही हैं आंटी, उसके बाद आंटी से जरा मिलवाना भी चाहेंगे आपको अलग से। क्या क्या नहीं हुआ आपको गलत बात है। आपके पास क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है, आप बहुत शर्म आनी चाहिए। आंटी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, ये नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर कॉमेडी चल रही है, लेकिन उसके बाद आंटी कह रही है कि हमारे को अपने जस्टिस सिस्टम पे पूरा भरोसा है। एक आदमी जो कि एक्चुअली में कन्विक्टेड है उसके सपोर्ट में प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं हमारे को अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। ये गलत बात है, आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रही हैं, 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आंटी को देख करके लगता है कि इफ बेशर्मी हैड अ फेस तो वो ऐसा ही देखता देखने में। इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने प्लेकार्ड्स पकड़े हुए, डोंट पॉलिटिसाइज विक्टिम के सपोर्ट में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। मांगे क्या क्या है, बहुत ही बेसिक सी बातें अभी बताऊंगा। और उसके सामने वो लोग खड़े हुए हैं जो कि एक के सपोर्ट में खड़े हैं एंड ये कह रहे हैं कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज मत करो। अरे आंटी, पॉलिटिसाइज आप खुद करने आई हो, आप चले जाओ अपने घर, पॉलिटिसाइज करना बंद हो जाएगा। अभी आंटी कौन है, ये पहली बार नहीं देखी गई। पहले भी ये मेंस राइट्स के लिए बात करती है, लेकिन इनकी बातें अक्सर काफी ज्यादा इलॉजिकल होती है। खासतौर से इनको मेंस राइट तब याद आते हैं जब बीजेपी का कोई बंदा किसी केस में इन्वॉल्व हो जाता है आके, जैसे कि आरजी कर केस है या फिर कहीं और केस है, तब इनको कोई मेंस राइट याद नहीं आते, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इन आंटी का नाम है बरखा त्रेहन एंड एक बार आपको इनका ट्विटर बायो दिखाना चाहता हूं। ट्विटर बायो पे लिखा हुआ है एक्टिविस्ट, वॉइस ऑफ मेन, प्रेसिडेंट ऑफ पुरुष आयोग। पुरुष आयोग कुछ नहीं है हमारे देश के अंदर, और ये प्रेसिडेंट ऑफ पुरुष आयोग बन चुकी है, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड। मतलब जो आंटी इस डिलूलू में जी रही है कि हमारे देश में एक पुरुष आयोग बना हुआ है और मैं उसकी प्रेसिडेंट हूं, वो आंटी आखिरकार अकल से कितनी पैदल होगी। अब ये जो उन्नाव विक्टिम के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सी मांगे रखी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो विक्टिम है उसको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई है एंड ऐसे में विक्टिम को थ्रू आउट द डे काफी डर लगता है। आप सिंपल सी तरीके से समझो, एक मेल रेफरेंस से भी समझ लो, अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाए और उसके बाद आपको कुछ दिन तक सिक्योरिटी दे दी जाए एंड बाद में सिक्योरिटी हटा ली जाए एंड उससे पहले आपके फादर की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी हो एंड आपके और घर वालों को भी मारा जा चुका हो, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? बीइंग अ मेल भी डर लग जाएगा। सोचो, एक फीमेल इन सब सिचुएशंस के बाद जब उसकी सिक्योरिटी हटेगी तो वो किस मेंटल ट्रॉमा में जी रही होगी। एंड यहाँ पर एक सर्वाइवर की सिक्योरिटी मांगी जा रही है। सिक्योरिटी टैक्स पेयर के पैसे पे आती है और हर टैक्स पेयर ये चाहेगा कि ऐसी सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड कराई जाए। वेयर एज सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड कराई जाती है? सुधीर चौधरी जैसे बंदे को 2015 से एक्स लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई है आपके और मेरे पैसों के ऊपर। इस आदमी ने ऐसा क्या किया जो इसको एक्स लेवल की सिक्योरिटी मिली है? चाटुकारिता करिए इसने, सबसे बड़ा काम। अब ये जो सब कुछ हो रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये शर्मनाक बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात ये कि वो सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम महिला सम्मान की बात करते हैं। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले कंगना रनौत पार्लियामेंट में खड़े होकर ब्राजीलियन महिला के लिए आवाज उठा रही थी कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं यहाँ पर रखी जा रही, उनकी प्राइवेसी को यहाँ पर खराब किया जा रहा है वोट चोरी वाले मैटर के ऊपर। एंड यहाँ पर कंगना रनौत कहाँ है?
चूहे के बिल में शुभ दुबक चुकी हैं। इसी के साथ देश की मीडिया से भी एक सवाल उठता है, इतना बड़ा मैटर और यूनानिमसली सोशल मीडिया पे लोग भी कह रहे हैं कि यार ये गलत है, कोर्ट को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, कोर्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं इस टाइम पर। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया इस मैटर में बृजभूषण शरण सिंह से एक पॉडकास्ट कर रहा है बैठ करके। यूपी तक वालों ने एक पॉडकास्ट किया, वैसे तो पॉडकास्ट का टाइटल था यूपी की बात, लेकिन इस पॉडकास्ट में बृजभूषण शरण सिंह से इस मैटर पे भी सवाल पूछा गया एंड बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये जो इंडिया गेट पे हुआ ना प्रदर्शन, ये तो ड्रामा है, ड्रामा। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि के मामले में कन्विक्टेड है, उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं एक ऐसे बंदे से जिसके ऊपर खुद यहाँ पर के चार्जेस लगे हुए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं मोदी जी के अतिथि देवो भव के बारे में। इंटरनेशनल डंका बज चुका है वाराणसी के अंदर। रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ जहां पर एक जापानीज टूरिस्ट ग्रुप वाराणसी के एक घाट पे स्नान कर रहा था एंड लोगों ने उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनमें से एक बंदे ने सांता क्लॉज की टोपी पहन रखी थी। भाई ये सांता क्लॉज से एक तो धर्म खतरे में कैसे आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस वीडियो में क्लियरली दिखाई देता है कि इस बंदे को यहाँ पर हरास करने का काम किया जा रहा है एंड वहां के लोकल्स इससे बदतमीजी कर रहे हैं। ये जापानीज बंदा हाथ उनके जोड़ रहा है एंड ये धर्म के रक्षक फिर भी यहाँ पर नहीं मान के दे रहे। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अगर आपको कोई चीज गलत लगती है, अगर आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो भैया लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है। जाओ पुलिस के पास, पुलिस को जाके कंप्लेंट करो, वो अपने आप हैंडल करेगी। तुम क्यों मसीहे बनने चले जाते हो सारे बीच में? अभी बंदा यहाँ पर लाल चड्डी पहने और सांता क्लॉज की टोपी पहन के और नहाने जा रहा था ये बंदा एक्चुअली। अब डेफिनेटली इनको चड्डी से तो प्रॉब्लम होने नहीं वाली, इनको टोपी से प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि वाराणसी जो है वो एक्चुअली में टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है एंड जो फॉरेनर्स वाराणसी में आते हैं उनको और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एंड ये सच्चाई है, किसी से भी जाके पूछ लेना। एंड अगर तुम वाराणसी में रहते हो तुम्हारे को ये बात पता भी होगी। लेकिन उन्हीं टूरिस्ट को इस तरीके से कह रहे हैं गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे को अगेन किसी की कोई बात से प्रॉब्लम है तो क्या आराम से बात नहीं करी जा सकती? क्या पुलिस नहीं है वाराणसी के अंदर? अरे वाराणसी में तो डबल इंजन है भैया। एंड इसी तरीके की घटनाएं जिस वजह से इस तरीके की न्यूज सामने आती है एंड आपको दिखाना भी चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली बताया कि 2025 के सेकंड क्वार्टर में जो फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल है वो काफी कम हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में 26 लाख के आसपास टूरिस्ट आए थे फॉरेन से इंडिया एंड सेकंड क्वार्टर में 16 लाख के आसपास आए, विच मींस यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट के टर्म में 10 लाख अराइवल्स कम हो चुके हैं और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे देश की टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। अब देखो इंडियन टूरिस्ट तो देश के अंदर घूमते हैं एंड ये अच्छी बात है, उससे टूरिज्म बढ़ता है। लेकिन जब बाहर के टूरिस्ट इंडिया आते हैं तो वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और टूरिज्म को और बड़ा बूस्ट मिलता है, लोगों के बिजनेस को और बड़ा बूस्ट मिलता है। तो अगर इस नंबर में कोई डिक्लाइन देखने को मिल रहा है तो ये बहुत ही बुरी बात है। और एक बार जरा सोचो कि तुम अगर जापान जाओ और तुम्हारे साथ इस तरीके की हरकतें हो जाए, कितना ज्यादा बुरा तुम्हारे को लगेगा। क्या सोचोगे तुम लोग जापान के बारे में एंड जिंदगी भर तुम्हारे दिमाग में जापान की क्या इमेज रहेगी। इसी तरीके से ये लोग इंडिया के बारे में सोचने वाले हैं, वापस जाके सबको यही बताएंगे इंडिया के बारे में कि ऐसा है इंडिया और ऐसे हैं इंडियंस। अब गवर्नमेंट यहाँ पर बात करती है अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम, ये सब बातें तो बोली जाती है, लेकिन इनके अपने फॉलोअर्स क्या इन सब बातों को फॉलो कर रहे हैं? आखिर ये नारेबाजी करी क्यों जा रही है? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मित्रों के बारे में बात करना चाहता हूं। सीएजी की रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें एक बहुत बड़ा स्कैम देखने को मिला है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मोदी जी ने 2015 में लॉन्च करी थी। मोदी जी खुद भी इस टाइम पर भूल गए होंगे। इस योजना की छानबीन करी गई 2015 से 2022 तक की एंड 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं। अब इस पीएम कौशल विकास योजना में ये कहा गया था कि लोगों की स्किल को डेवलप किया जाएगा एंड उनको कोई बेसिक नौकरी दिलाई जाएगी, कुछ पैसा भी उनको यहाँ पर दिया जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 95 लाख कैंडिडेट्स इनके हिसाब से ट्रेन किए गए, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से 90 लाख लोगों के अकाउंट नंबर ही नहीं थे मौजूद। यहाँ पर सिर्फ 5 लाख लोगों के अकाउंट नंबर मौजूद थे, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए बांटा गया और 90 लाख लोग कोई अकाउंट नंबर नहीं था। अब ये भी हो सकता है कि ये पैसा किसी 1, 2 या 5 लोगों के पास चला गया हो, लेकिन ये चीज हुई कैसे आखिरकार? इसके अलावा जिन 5 लाख लोगों के यहाँ पर बैंक डिटेल्स हैं उनके बैंक डिटेल्स में भी बहुत बड़े लेवल की डिस्क्रिपेंसीज है। बहुत सारे लोगों के एक ही बैंक डिटेल है, बहुत सारे लोगों के बैंक डिटेल में 1111 लिखा हुआ है, 1234 लिखा हुआ है। साफ पता चल रहा है कि बहुत मेजर लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है। इनफैक्ट इसी रिपोर्ट में भी बताया गया कि 30,000 ट्रेनर्स को इनमें जॉब मिली है एंड ये 30,000 ट्रेनर्स को जॉब कहां पर मिली है? सिर्फ 30 जिम्स में। एक जिम में 3-4 ट्रेनर से ऊपर नहीं होते, वो भी बहुत अच्छी जिम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से इसका मतलब ये होता है कि एक जिम में इन्होंने 1,000 ट्रेनर्स को जॉब दी है।
एक जिम में 1000 ट्रेनर होंगे तो वहां पर क्लाइंट क्या करेंगे, ट्रेनर ही दंड पे लेंगे। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट में भी बताया गया कि इन चीजों की इंस्पेक्शन होनी थी कि सही तरीके से ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो इंस्पेक्शन में भी गड़बड़ी हुई है। आशीष सेनवाल नाम का एक इंस्पेक्टर है जो कि एक ही दिन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब जगहों पर इंस्पेक्ट करके आ जाता है। मतलब 6-7 स्टेट एक ही दिन में इंस्पेक्ट करके आ गए। क्लियरली शोज कि कोई इंस्पेक्शन नहीं हुई है, सब सिर्फ कागजों पे हुआ है। इस स्कीम का एक्चुअल गोल था स्किल्स सिखाना, लेकिन यहां पर स्किल्स नहीं, स्कैम करना लेकिन पूरी तरीके से सिखा दिया गया। अब सोचो 10,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा एंड स्किल इंडिया की मोदी जी खुद बात करते थे एक टाइम पर। आज भी अगर मोदी जी के भक्तों से पूछो तो कोई कोई ये बताता है कि स्किल इंडिया लेकर के आए हैं मोदी जी, उसमें 10,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा हो रहा है एंड क्लियर एविडेंसेस है। सीएजी की रिपोर्ट सारी बात बता रही है, यानी कि देश की सरकार एक तरीके से बता रही है। उसके ऊपर भी मीडिया तो छोड़ दो, हमारे देश का विपक्ष एक भी सवाल नहीं पूछ रहा। सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, कांग्रेस को बुरी तरीके से एक टाइम पर घेरा गया था, लेकिन आज कांग्रेस उसी सीएजी की रिपोर्ट को बीजेपी के अगेंस्ट यूज नहीं कर पा रही। इसका कोई जस्टिफिकेशन कहीं पर भी मौजूद नहीं है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, कोई भी नेता को सपोर्ट कर सकते हो, आपकी फ्री विल है, लेकिन अपने नेता से सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछते ना, उनको अंधभक्त कहा जाता है। अब इस स्कैम का स्केल काफी ज्यादा बड़ा है एंड इस रिपोर्ट के दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये कि जो भी कुछ हुआ, 10,000 करोड़ का अगर यहाँ स्कैम हुआ तो या तो ये सरकार के टॉप लेवल की इन्वॉल्वमेंट के साथ हुआ है, क्योंकि अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तभी वो लोग सवाल नहीं पूछेंगे एंड ये पैसा कहीं तो गया होगा, या फिर दूसरा इसका मतलब ये है कि सरकार को पता ही नहीं चलता है कि उनके नीचे क्या क्या स्कैम हो जाते हैं। तो भैया सरकार की नाक के नीचे इतना कुछ चल रहा है, फिर भी यहाँ पर मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इन दोनों ही केसेस को आप उठा करके देख लो, सरकार बुरी तरीके से यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फंसाए कौन? अकेले यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स मिलकर कितनी बात कर लें इसके ऊपर। हमारे देश की विपक्षी पार्टियां कहां हैं इस टाइम पे? उम्मीद करता हूं कि हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को जल्दी इसके बारे में रियलाइजेशन होगा एंड जल्दी इसके बारे में कोई सवाल उठाना ये लोग शुरू करेंगे। और कई चीजों पे विपक्ष के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर एक ढंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो डेफिनेटली बीजेपी के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।